हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं यूपी पीएससी पीसीएस और आरओ के लिए मिनी टेस्ट संख्या 21। साथ में जो है आपको कुछ शार्ट नोट्स भी देंगे, उसको आपको ध्यान से पढ़ना। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के हुए आज का सेशन। तो आज का पहला प्रश्न क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पे में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है, ये आपको बताना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पे अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है? ऑप्शन है आपके सामने, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग या रुद्रप्रयाग। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी क्या होती हैं? मिलती हैं, ठीक है। देखिए देवप्रयाग कहाँ पे है? उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में, ठीक है। टिहरी गढ़वाल जिले में जो है ये देवप्रयाग स्थित है, ठीक है। और यह संगम है अलकनंदा और भागीरथी नदी का। इस नदी के बाद जो है इस संगम के बाद जो है इसका नाम क्या होता है? जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, उसके संगम के बाद जो है इस जो नदी बन के आती है उसका नाम क्या होता है? गंगा नदी, जो कि अपनी राष्ट्रीय नदी भी है, ठीक है। गंगा नदी होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, देवप्रयाग जो है 5 प्रयागों में से एक है, ये भी ध्यान रखना है। तो इतनी बातें आपको जानकारी रखनी है कि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलते हैं। यह टिहरी और गढ़वाल जिले में स्थित है देवप्रयाग। और जहाँ यह नदी मिलती है, जिस संगम पे मिलने के बाद जो नदी का नाम होता है वो रहता है आपका गंगा नदी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नोबल तत्व गैस नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नोबल तत्व गैस नहीं है, ये बताना है आपको। आर्गन, क्रिप्टॉन, रोडान या एक्टिनियम, ठीक है, ये आपको बताना। तो उत्तर क्या है इसका? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। देखिए जो हीलियम है, ठीक है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनान है, ठीक है, जेनान है और रेडॉन है, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब नोबल गैसेस हैं। ये जो है जल्दी से किसी अन्य तत्व से रिएक्ट नहीं करते, इसलिए नोबल गैस कहलाते हैं। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडॉन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है, आपको बताना है कौन सी झील जो है देश से सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान से समझ ले। तो आप देख सकते हैं जो मार्काइबो झील है वो वेनेजुएला में है, बिल्कुल सही है। ओनेगा झील कनाडा में नहीं है, ठीक है। ओनेगा झील कहाँ पे है ये आपको बताना है। देखिए ये जो है उत्तर पश्चिमी रूस में कोलिया गणराज्य में है, ठीक है, यानी कि रूस में है, कहने का मतलब है, ठीक है। मिशिगन झील जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, भी सही है। बैकाल झील जो है रूस में है, ये भी रूस में है, ठीक है। तो इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक रेशम का घटक है, ठीक है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है आपको बताना है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस या नाइट्रोजन। तो जो सी है यानी कि नाइट्रोजन है वो क्या है? प्राकृतिक रेशम का घटक है। हालांकि कृत्रिम रेशम का घटक नाइट्रोजन नहीं है, लेकिन प्राकृतिक रेशम का जो घटक है वो क्या है? वो है नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों पे हम लोग आते हैं। इसमें बताना है जो है कि क्या है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से ग्राम सभा के संबंध में आपको क्या करना है? सत्य नहीं है ये बताना है, कौन सा सही नहीं है। इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर, ठीक है। इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा होता है। यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र में सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। ये देख ही रहे हैं। देखिए इसका निर्धारण जो है केंद्र से नहीं होता है, इसका निर्धारण जो होता है वो कहाँ से होता है? राज्य से होता है। इसका निर्धारण केंद्र से ना होकर कहाँ से होता है? राज्य से होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा सही नहीं है यही पूछ रहा था, तो बी सही नहीं है, बाकी सही है, ठीक है। पुराणों में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा है, इस पे विचार करना है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। वायु पुराण गुप्त वंश का शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है।
तो इसका उत्तर है हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि दोनों, 1 और 2 दोनों। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। मानव हृदय में कितने चेंबर होते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, केवल 4, केवल 2, केवल 3, केवल 1, उत्तर जाएगा यानी केवल 4। ठीक है, मानव हृदय में जो है 4 चेंबर होते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये 1 2 3 4 4 चेंबर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, 4 चेंबर होता है मानव हृदय में। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। आर्थिक विकास में मानव संसाधन योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे सही कौन सा है, विचार करना है। आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, सही क्वेश्चन करना तो दोनों का प्रभाव पड़ता है कि आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आर्थिक विकास हुआ जनसंख्या दर बढ़ती है। जनसंख्या वृद्धि दर जो है आर्थिक विकास के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा जनसंख्या बढ़ेगी तो आर्थिक विकास नहीं होगा। वो डिपेंड करता है कि उस देश के संसाधन कैसे हैं, ठीक है, कितनी जनसंख्या की आवश्यकता है, या वह देश जो है अपनी जनसंख्या को कैसे यूज कर रहा है, ये भी महत्व रखता है। तो दोनों एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। आर्थिक विकास और जनसंख्या क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, यानी कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है दिल्ली वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था, ये बताना है। देखिए, इसमें क्या है, ऑनसुलिन समिति, अखिल भारतीय मजदूर संघ, युगांतर, यूनाइटेड पेट्रोलियम संघ। तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि ऑनसुलिन समिति। ऑनसुलिन समिति जो है, इसके संगठन के लोग जो है लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंके थे। देखिए, इसमें कितने सदस्य थे, इसमें 13 सदस्य थे। ठीक है, जिससे कुछ सदस्यों का नाम बता दे रहा हूं मैं। जैसे क्या है, अमीर चंद थे, दीनानाथ थे, भाई बालमुकुंद थे, बलराज मैला थे, बसंत कुमार थे, अवध बिहारी थे, ये थे। देखिए, और इसमें क्या हुआ था, 4 लोगों को क्या मिल गई थी, 4 लोगों को फांसी हो गई थी। बाकी लोग क्या हुए थे, बाकी लोगों को 7 साल की जेल हुई थी, 7 साल की जेल हुई थी। इसके मेन जो मास्टरमाइंड थे, ठीक है, जो मेन मास्टरमाइंड थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस वो भाग के जापान चले गए, तो वो बच गए थे। रास बिहारी बोस जापान चले गए थे। ठीक है, कहाँ चले गए थे, जापान। एक इसमें कैंडिडेट थे दीनानाथ। दीनानाथ ये क्या बन गए थे, ये बन गए थे सरकारी गवाह। ठीक है, ये सरकारी गवाह बन गए थे। तो ये भी ध्यान रखने वाली बातें हैं। 4 लोग फांसी पे चढ़ गए थे, 7 लोग जो है जेल चले गए थे, 13 लोग थे इसमें। दीनानाथ जो है सरकारी गवाह बन गए थे, और रास बिहारी बोस कहाँ भाग के चले गए थे, जापान भाग के चले गए थे। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं। भारत नदियां हैं, उनके उद्गम स्थल है, इनको जो है जोड़े बनाने हैं, आप जोड़िए। ठीक है, तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से। और गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, नासिक से निकलती है। महानदी कहाँ से निकलती है, वो निकलती है आपका सिहवा से। उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, ये जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं, जो रेगिस्तान में आवास बनाकर रहते हैं जानवर, उनको क्या कहते हैं, मरुद्भिदी जानवर, वृक्षावासी जानवर, स्थलीय जानवर, या बिल बनाने वाले जानवर। उत्तर हो जाएगा यानी कि मरुद्भिदी जानवर कहते हैं, जो कि रेगिस्तान में क्या करते हैं, घर बना के रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमांत का निर्धारण कौन करता है। ठीक है, देखिए, इसमें बताना है कि जो हड़प्पा संस्कृति का पूर्वी सीमांतर है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे कि सारे सीमांतर जो है यहाँ पे एक साथ जान लिया जाए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देके। तो यहाँ पे मैं जो है थोड़ा सा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता रहता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, तो इन सारे को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ये जो मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट पे है उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जो पश्चिम में पूरा स्थल है वो कहाँ पे है, वो सूत्रगिरदोर है। ठीक है, क्या है, जो सबसे पश्चिमी है
वो है सुतका गेंदूर, ठीक है। कुछ लोग सुतका गेंदूर भी कहते हैं। सुतका गेंदूर है जो कि बलूचिस्तान में है, ये पश्चिम में सबसे पश्चिमी है। अच्छा, सबसे पूर्वी कौन सा है? सबसे पूर्वी जो स्थल है वो है आलमगीरपुर। कौन है? आलमगीरपुर। अच्छा, ये आलमगीरपुर है कहाँ? तो आलमगीरपुर जो है ये अपने प्यारा प्रदेश उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। ये ध्यान रखने वाली बात है। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, उत्तरी कौन सा है? सबसे उत्तरी है पॉइंट, ठीक है, वो है मांडा। क्या है? मांडा। वो JNK में है, जम्मू कश्मीर में है। जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कहाँ पे है? वो आपका दायमाबाद में। कहाँ पे है? दायमाबाद। अच्छा, दायमाबाद कहाँ पे है? वो है महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो इतना ध्यान देने वाली बात है। सबसे पूर्वी आलमगीरपुर, पश्चिमी सुतके गेंदोर, ठीक है, उत्तरी मांडा और दक्षिणी कहाँ पे है? दक्षिणी है दायमाबाद। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? आर्थिक क्रिया नहीं है मतलब कि कोई ऐसा काम जिससे आर्थिक रूप से फायदा हो, वो आर्थिक क्रिया है, ठीक है। तो शैक्षिक, समाज सेवा, किसानी, परिवहन, नौकरी। देखिए, समाज सेवा हो गया, धर्म से संबंधित कोई भी कार्य हो गया, ये सब जो है आर्थिक क्रिया में नहीं आते हैं। बाकी जो है किसानी, खेती, परिवहन, ये सब क्या है? नौकरी। इसमें जो है धन मिलता है तो क्या है? आर्थिक क्रिया है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात है क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्व में और मौलिक कर्तव्य दोनों में शामिल है, ठीक है। तो उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, पर्यावरण का संरक्षण, अभिभावक को बच्चों का शिक्षा के अवसर दिलवाएं, सामाजिक नागरिक संहिता। उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। यानी कि पर्यावरण एवं संरक्षण जो है क्या है? वह दोनों में शामिल है, नीति निर्देशक तत्व में भी और मौलिक कर्तव्य में भी। तो ये ध्यान देने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है? अनूठी उपहार योजना, ठीक है, या और मातृ शक्ति उद्यमिता योजना, कौशल्या योजना और स्त्री निधि योजना। तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि केवल और केवल एक, अनूठी उपहार योजना। ये क्या है? मात्र यही जो है एक योजना है इसमें जो दिया हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश से शामिल है। इसमें क्या है कि 21 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए जो है इसको प्रारंभ किया गया था। जो अनूठी उपहार योजना है 21 में टीकाकरण के लिए जो है इसको शुभारंभ किया गया था। बाकी देखिए, मातृ शक्ति उद्यमिता योजना जो है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपकी हरियाणा। किससे संबंधित है? हरियाणा संबंधित है। कौशल्या मातृत्व योजना जो है ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। स्त्री निधि योजना जो है ये किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना दोनों संबंधित है, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, ये किससे संबंधित है? बीओडी चौथा पॉइंट जो है कट गया लग रहा है। तो ये सब किससे संबंधित है? यानी कि किसके लिए मानक मापदंड है? जलीय परिस्थिति तंत्र में प्रदूषण का जांच करता है, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में ऑक्सीजन की जांच करता है, वन परिस्थिति तंत्र में ऑक्सीजन के लिए स्तर को संगणना करता है। तो आसान सा प्रश्न है, उत्तर जाएगा ये। यानी कि जलीय परिस्थिति तंत्र में प्रदूषण की जांच करता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी अधिक होता है तो जल संक्रमित होने का दर्शाता है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, दर्रों पे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सही सुमेलित है, ठीक है, कौन सा दर्रा जो है सही सुमेलित है? इस पे हम लोग को विचार करना है, ठीक है। देखिए, माना हिमालय में, हिमाचल प्रदेश में, नीति उत्तराखंड में, दीफू लद्दाख में, अधिक जो है अरुणाचल प्रदेश में। जो नीति दर्रा है वो कहाँ पे है? वो उत्तराखंड में स्थित है, यही सही है। बाकी सब क्या है? गलत है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। जल रोकथाम एवं प्रदूषण अधिनियम को निम्नलिखित में से कब बनाया गया था, ठीक है। जल रोकथाम एवं
प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है कब बनाया गया था, इस पे आपको विचार करना है। ठीक है, देखिए ये सन से मतलब है, तो ऑप्शन है 76, 1974, 1975 में। ठीक है, तो जो ये अधिनियम आया था वो आया था 1974 में, जो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था। लेकिन इसको जो है 1988 में बाद में क्या कर दिया गया था, थोड़ा सा बाद में क्या किया गया था, इसको संशोधन भी किया गया था। ठीक है, संशोधन 1988 में इसको किया गया था। ठीक है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट जो है 1977 में लागू किया गया था। लागू कब हुआ था? 77 में लागू हुआ था। ठीक है, लागू जो है ये 77 में हुआ था। तो देखिए ये सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, फंसाने के लिए आपको एग्जैक्ट जानकारी चाहिए। 77 में लागू हुआ था, 74 में आया था और 88 में संशोधन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन केंद्र कौन सा स्थान है? ठीक है, जो यूक्रेन है उसका सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र कौन सा है? ज़ेपोरिज्हिया, खार्किव, डोनेट्स्क या कीव? उत्तर हो जाएगा डोनेट्स्क जो है क्या है, यूक्रेन का में स्थित है। यह कोयला का प्रमुख उत्पादक है। यूक्रेन के जो भंडार है कोयला का, उसका 90% भाग जो है यहीं से प्राप्त होता है, डोनेट्स्क के। ठीक है, इसके अलावा भी कई कोल फील्ड हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है डोनेट्स्क से ही कोयला प्राप्त होता है। कहाँ पे? यूक्रेन। आगे बढ़ते हैं, लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है? तालाब है, दलदल है, नदी है, दसाऊ क्षेत्र है? उत्तर हो जाएगा सी, नदी। नदी क्या है? लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का क्या है? उदाहरण है। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र वो होते हैं जिसमें जो है जल क्या होता है, जल जो है प्रवाहित होता रहता है। जल जो है क्या होता रहता है? प्रवाहित होता रहता है। वही होते हैं, क्या होते हैं? लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुद्री शैवाल जो है किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं, आपको बताना है। जो समुद्री शैवाल है किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? आयोडीन के, आर्गन के, क्लोरीन के या ब्रोमीन के? तो उत्तर हो जाएगा आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत है कौन? समुद्री शैवाल। ये बताना है प्रश्न आपको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इल्तुतमिश रजिया के पिता थे, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, इल्तुतमिश क्या थे? रजिया के पिता थे। और गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, बिल्कुल सही है। गुलबदन बेगम जो है बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी, ध्यान रखना है। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी। देखिए हमीदा बानो बेगम जो है अलाउद्दीन की पत्नी नहीं थी। ये किसकी पत्नी थी? हमीदा बानो बेगम, ये पत्नी थी हुमायूं की। किसकी पत्नी थी? हुमायूं की पत्नी थी। सादिक तुकरम इल्तुतमिश की पत्नी थी। ये सही है, तो ये सही है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही जो है गलत था। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। ठीक है, खरीदादार कौन था? ठीक है, परगना का प्रमुख अफसर, शाही महल का प्रधान संरक्षक, अधिकार जो हिसाब किताब के में प्रवीण होता था, अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था, या फरमानों को भेजने वाला अधिकारी? तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था वही क्या होता था? खरीदार होता था। तो आज का सेशन जो है यही हमारा समाप्त होता है। बस आपसे एक अपील जो बार बार करते रहते हैं कि चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय।